नमस्कार दोस्तों। हम ईएससी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। तो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के हम कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में कर चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पे ए देखेंगे तो इसमें दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट कौन सी होती है इनमें से? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की क्या होती है हमारी? बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो इसकी यूनिट कौन सी होती है हमारी? टेस्ला। और यहाँ पे है शंट एडमिटेंस। तो शंट एडमिटेंस की क्या होती है हमारी? शंट एडमिटेंस की हमारी क्या होती है? सीमेंस होती है। ठीक है, जिसको हम वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा है एटेन्यूएशन कांस्टेंट, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है हमारी? नेपर। और एक है डी फेज चेंज कोफिशिएंट, यानी कि बीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेज चेंज कोफिशिएंट की जो यूनिट होती है फेज की, ये हमारी किस में होती है? रेडियन में। तो आपको पता है, एक तो पता चल गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की क्या होती है, हमेशा टेस्ला यूनिट होती है। और सीमेंस जो होती है शंट एडमिटेंस की होती है। अल्फा इसकी नेपर होती है, अल्फा यानी कि एटेन्यूएशन कोफिशिएंट जो होता है उसकी क्या होती है? नेपर होती है। फेज कांस्टेंट जो बीटा रहती है इसकी रेडियन होती है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे मैच हो रहे हैं आपके? ऑप्शन डी को आप देखेंगे तो ये मैच हो रहे हैं। ए में आपके 2 हो रहा है और बी में 1 हो रहा है। सी में क्या जा रहा है आपका? नेपर जा रहा है। फेज कांस्टेंट फेज चेंज में जा रहा है हमारा रेडियन। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मॉडलिंग द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए शॉर्ट लेंथ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, द लाइन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर ओनली कंसिडर्ड बिकॉज लाइन कैपेसिटेंस टू ग्राउंड इज। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाते हैं हम शॉर्ट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन का, तो उसमें क्या होता है, जो इक्विवेलेंट सर्किट रहता है उसमें क्या करते हैं हम? रेजिस्टेंस और जो हमारा इंडक्टेंस रहता है इसी को कंसीडर करते हैं। और जो हमारा कैपेसिटेंस रहता है, लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस जो रहता है, इसको क्या कर देते हैं हम? इग्नोर कर देते हैं इस वाली चीज़ को। तो ये इग्नोर कर देते हैं। तो ये कितना होता है यही हमसे पूछा है, और क्यों इग्नोर करते हैं? तो ये क्या रहता है कि बहुत ही मिनिमम होता है, यानी कि नेग्लेजिबल होता है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं? इसको इग्नोर कर देते हैं। और फाइनली जो हमारा सर्किट, जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। तो इसको इग्नोर करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसका वैल्यू जो रहती है ना, नियरली क्या रहती है? जीरो के लगभग रहती है। तो एग्जैक्टली जीरो नहीं होती लेकिन नियरली जीरो होती, कम होती है इसकी वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फाइनाइट बट वेरी स्मॉल। फाइनाइट बट वेरी स्मॉल, मतलब कि वैल्यू फाइनाइट वैल्यू तो होती है लेकिन बहुत छोटी वैल्यू होती है इसकी। इसलिए हमको क्या करते हैं? इग्नोर करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a fixed amount of power is to be transmitted over certain length with fixed power loss, it can be said that volume of conductor is। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फिक्स्ड अमाउंट है पावर की उसको क्या कर रहे हैं हम? ट्रांसमिट कर रहे हैं। कहाँ पे? ओवर ए सर्टन लेंथ पे। फिक्स्ड पावर लॉस दे रखे हैं हमको, फिक्स्ड अमाउंट पावर है हमारे पास पी, उसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लेंथ पे, और हमारा उसमें एक पावर लॉस हो रहे हैं फिक्स, ये हमको गिवन है। तो आप यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है वो इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस किस फैक्टर्स के, ये हमको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रहता है ना, वो क्या रहता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज और कोस फाई के स्क्वायर के, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ये बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड स्क्वायर ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आया कैसे ही हम देखते हैं। अब आप देखिए कि जो वॉल्यूम रहता है आपका, तो वो वॉल्यूम क्या होता है आपका? एरिया इंटू लेंथ, ये आपका वॉल्यूम रहता है। अब यहाँ पे क्या है? लेंथ क्या है हमारी? कांस्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में ओवर अ सर्टेन लेंथ, यानी कि लेंथ की वैल्यू फिक्स कर रखी है हमने। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम जो है हमारा प्रोपोर्शनल है किसके? ओनली एरिया के। इतना हमको पता चल गया। अब हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस रहता है हमारा वो क्या रहता है? रो एल बाय ए, ये हमारा रेजिस्टेंस रहता है। अब यहाँ पे आप अगर आप आगे देखेंगे तो रो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है।
तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है किसके, 1/A के। तो अब यहाँ से हमको पता चल गया। अब इसको दूसरी तरीके से लिखूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब ये वाली जो चीज़ है, एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R जो है, इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं, यानी कि मेरे को पता चल जाएगा वॉल्यूम क्या है मेरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है रेजिस्टेंस के, ये हमको पता चल चुका है। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। अब आगे देखते हैं। अब जो पावर लॉस है वो हमको कांस्टेंट दे रखा है, तो हम दो डिफरेंट डिफरेंट करंट और रेजिस्टेंस के लिए पावर लॉस मान लेते हैं। तो एक के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम एक के लिए पावर लॉस अगर मानते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर R1, ये I1 करंट के लिए और R1 रेजिस्टेंस के लिए, सेम ये इक्वल होगा किसके, I2 स्क्वायर R2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया है फिक्स्ड पावर लॉस। फिक्स्ड पावर लॉस का मतलब है कि हम उसमें अगर करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा कर लें, है ना, या रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा कर लें, तो क्या हो रहेगा, जो पावर का लॉस जो हो रहा है ना वो फिक्स्ड है। यानी कि अगर हम फिक्स्ड अमाउंट की पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं एक सर्टेन लेंथ पे, तो उसमें क्या है, हमारा पावर लॉस होगा वो फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो जब मैंने I1 करंट ट्रांसमिट किया जब रेजिस्टेंस R1 था, तो जो पावर लॉस हो रहा था वो इक्वल होगा जब मैं I2 करंट उसमें ट्रांसमिट करूँगा R2 रेजिस्टेंस के साथ में, तो ये दोनों इक्वल होगा। इससे हमको ये पता चला। अब इसको और दूसरे तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, I1 स्क्वायर, I1 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय I2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R2 बाय R1, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमको पता चल गया। अब जो ये वॉल्यूम वाली इक्वेशन थी, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ऐसे मान लूँ, वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 इक्वल्स टू, तो R1 यहाँ आ जाएगा, R2 यहाँ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब ये हमको पता चल गया कि ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो इसी इक्वेशन में मैं आगे लिख देता हूँ, क्या, I1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R2 बाई R1 की जगह यहाँ से लिख दूंगा मैं ये वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2, ये हमको पता चल गया। इतना हमको पता चल गया। अब आगे क्या है हमारा, हमको पता है जो पावर होती है वो होती है हमारी V, I1 करंट के लिए देख रहे हैं और V1 वोल्टेज के लिए, तो V1 I1 cos ∅1। पावर भी कांस्टेंट दिया हुआ था क्वेश्चन में हमको। तो अब V2 वोल्टेज और I2 के लिए क्या हो जाएगा, V2 I2 cos ∅2। तो पावर हमको क्या दिया था, कांस्टेंट दिया हुआ था, तो दोनों पावर हमारी इक्वल होंगी, V1 I1 cos ∅1 इक्वल टू V2 I2 cos ∅2। अब देखो क्या क्या हम कर चुके हैं कि हमारा जो एक तो इक्वेशन ये आई थी हमारी की, जो I1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2 का स्क्वायर इक्वल टू वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2। इस तरीके से एक इक्वेशन हमारी ये आ गई थी। और दूसरा मैं आपको कह रहा था कि जो पावर रहता है वो V1 I1 cos ∅1 इक्वल टू V2 I2 cos ∅2, ये दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है फिक्स अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, I1 बाय I2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगी मेरी, V2 cos ∅2 डिवाइडेड बाय V1 cos ∅1, ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब जो ये I1 बाई I2 की जो वैल्यू है, इसको मैं इस जगह पे पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस जगह पे पुट करूँगा तो मेरा क्या निकल के आएगा, V2 का स्क्वायर cos स्क्वायर ∅2 डिवाइडेड बाय V1 का स्क्वायर cos स्क्वायर ∅1 इक्वल टू वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2, ये मेरा निकल के आया। अब आप यहाँ पे देख लिए, किसी एक को कंसीडर कर लेते हैं, क्वांटिटी 1 को कंसीडर करके अगर मैं चलूँ तो मेरा क्या हो रहा है, सिर्फ 1 को कंसीडर कर रहा हूँ मैं। तो V1 का स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर ∅1 इक्वल टू वॉल्यूम 1, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो वॉल्यूम है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके,
वोल्टेज के स्क्वायर के और पावर फैक्टर के स्क्वायर के, ये हमको यहाँ से पता चला है। तो ऑप्शन जो हमारा ये बी है, इसमें भी यही लिखा है कि जो हमारा वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड स्क्वायर ऑफ पावर फैक्टर के। यानी कि इससे हमको समझ में क्या आ रहा है कि हम जो अगर हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा ना, जो कंडक्टर का रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो क्या हो रह जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे तो कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि जो पावर फैक्टर रहे वो हमेशा हायर रहे। लो पावर फैक्टर होगा तो हमको दिक्कत होगी, वॉल्यूम जो रिक्वायरमेंट है उसकी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम हमेशा हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं और पावर फैक्टर हाई रखने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 10 kilometer long lossless transmission line has a reactance of 0.3 ohm per kilometer and negligible shunt capacitance. The value of ABCD is। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, लेंथ तो हमको दे रखी है 10 किलोमीटर लेंथ है। 10 किलोमीटर लेंथ है, इसका मतलब हमको क्या पता चल रहा है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, और रिएक्टेंस यहाँ पे हमको कितना दे रखा है, रिएक्टेंस दे रखा है 0.3 ओम पर किलोमीटर दे रखा है। अब 0.3 ओम पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 0.3 ओम है, लेकिन लाइन की लेंथ हमको 10 किलोमीटर दे रखी है। तो टोटल रेजिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.3। तो टोटल रिएक्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे 3 ओम, ये हमारा निकल के आ जाएगा और ये J3 हो जाएगा। ठीक है, हमारा टोटल इम्पीडेंस यानी कि रिएक्टेंस हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो रहती है वो हमारी कुछ इस तरीके की रहती है। यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज, यहाँ पे रिसीविंग एंड वोल्टेज, करंट आई बिलो रहता है। अब हमको यहाँ पे जो ABCD पैरामीटर्स रहते हैं तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में A=D 1 होता है, हमारा A और D पैरामीटर की 1 होती है, और यहाँ पे ये Z होता है और ये Z ही हमारा B पैरामीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से B की वैल्यू किसके बराबर है, Z के बराबर, और Z की वैल्यू कितनी आई हमारी, J3 ओम। ठीक है, और C की वैल्यू क्या रहती है इसमें, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में 0 रहती है। तो ये डेटा हमको पता है कि A और D 1 होगा, C 0 होगा, और B की वैल्यू है वो Z से निकल के आ जाएगी, जितना Z होगा उतना B हो जाएगा। तो बस ABCD की वैल्यूज पुट करनी है। A और D मेरा क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है, C 0 हो जाता है, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, J3 ओम आ जाएगी। तो अब ये किस ऑप्शन से हमारा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी से यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोकस ऑफ कांस्टेंट रिसीव्ड पावर इज सर्किल ऑफ रेडियस। लास्ट वीडियो में हमसे क्वेश्चन पूछा था कि जो लोकस बनता है कांस्टेंट रिसीव्ड पावर का वो किस तरीके का होता है, सर्किल होता है या हाइपरपेराबोला होता है या किस तरीके का होता है। तो हमारा वहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन था, सर्किल जो था हमारा करेक्ट ऑप्शन था। अगर आपसे पूछे कि जो लोकस होता है कांस्टेंट रिसीव्ड पावर का वो किस तरीके का होता है, तो वो होता है हमारा सर्किल होता है। अगर जो लोकस की वैल्यू पूछे आपसे तो वो क्या हो जाएगी हमारी, ऑप्शन ए जो आपको दे रखा है VS/VR/B, यानी कि सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज उसको डिवाइड कर देंगे हम हमारे बी पैरामीटर से, तो हमारा क्या आ जाएगा, लोकस यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to equalize the sending and receiving end voltage, impedance is connected at receiving end of a transmission line having the following ABCD parameters। यहाँ पे बोल रहा है हमको सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज दोनों को इक्वलाइज करना है, इक्वल करना है। तो जो इम्पीडेंस कनेक्ट करेंगे हम रिसीविंग एंड वोल्टेज पे इम्पीडेंस, उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे निकालने के लिए बोला है। ABCD पैरामीटर्स की वैल्यू ये दे रखी है। अब आपको यही क्वेश्चन पता है, VS इक्वल्स टू AVR प्लस VIR, ये आपको पता है। अब हमको पता है कि VS इक्वल्स टू VR है, तो मैं यहाँ पे VR लिख देता हूँ, इक्वल्स टू AVR प्लस VIR। अब मैं VR एक साइड ले लेता हूँ और कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, VR 1 माइनस A इक्वल्स टू VIR। अब इसके आगे यहाँ लिखते हैं हम, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, VR डिवाइड बाई IR इक्वल्स टू B/1 माइनस A। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो VR/IR क्या बन जाएगा, मेरा इम्पीडेंस हो गया रिसीविंग एंड का। तो ये किसके बराबर आया,
b/1 - 1 है। अब वैल्यूज पुट करनी है बस। बी पैरामीटर की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे को, 200 एंगल 90 डिवाइडेड बाय 1 - a, तो 1 - 0.9, यानी कि क्या आ जाएगा मेरा 200 एंगल 90 डिवाइडेड बाय 0.1। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें फाइनल जो आंसर निकल के आएगा 2000 एंगल 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे सी दिख रहा है आपको 2000 एंगल 90, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन is represented by nominal t, the value of b of abcd constant is। तो यहाँ पे क्या हमको एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉमिनल टी नेटवर्क से। टी नेटवर्क से मतलब कुछ इस तरीके से उसको क्या कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज हो गया, रिसीविंग एंड हो गया, यहाँ आपका आई एस हो गया, यहाँ आई आर हो गया आपका रिसीविंग एंड का। ठीक है, तो ये जो आपका क्या होता है Z/2 होता है, ये Z/2 होता है और ये आपका Y होता है। तो यहाँ पे आपका जो पैरामीटर की इक्वेशन लिखते हैं हम, ABCD पैरामीटर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो वहाँ पे जो B की वैल्यू है यही हमसे पूछा है। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, A और D तो हमारा क्या इक्वल होता है, तो 1 + YZ/2, यहाँ भी 1 + YZ/2 होता है। अब बाकी रही B और C की वैल्यू की, तो जो C रहेगा यहाँ पे वो हमारा कैसे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा Y। और जो B रहता है इसकी वैल्यू आपकी आती है यहाँ पे कितनी आती है आपकी, ये आ जाएगी आपकी Z 1 + YZ/4। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो A और D तो आपका क्या रह जाएगा, ऐसे कैसे रह जाएगा 1 + YZ/2 1 + YZ/2, भले ही वो नॉमिनल टी नेटवर्क हो, भले ही पाई हो, कुछ भी हो, तो ये तो सेम रहेगा आपका। अब यहाँ पे टी बनाया तो जो टी नेटवर्क में देखो कौन सी क्वांटिटी हाफ हो रही है, तो जेड जो है आपका वो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो जेड हाफ हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, जो बी वाली क्वांटिटी है यहाँ पे हमेशा वाई आता है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे जेड मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो यहाँ पे जेड हाफ हो रहा है, तो जेड के मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीज़ आ रही है उसको हम हाफ कर देंगे। जैसे जेड था वाई 1 + YZ/2, तो हम हमेशा लिखते ही हैं, उसको 2 से डिवाइडेड कर देंगे तो 1 + YZ/4 आ जाएगा। और जो यहाँ पे y क्वांटिटी है वो सिंगल है, तो इसको y ऐसे कैसे लिख देंगे। अगर इसी की जगह ये हमारा पाई होता, मान लो ये इस तरीके से होता, ये पाई होता, तो यहाँ हम लिखते y/2 और यहाँ z होता, तो इसके लिए क्यों इक्वेशन क्या बनती है हमारी 1 + YZ/2 यहाँ रहता, सेम इधर आ जाता हमारा 1 + YZ/2। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन जो यहाँ पे जेड सिंगल है, तो जेड यहाँ से कैसे आ जाता, और यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ जाती y मल्टीप्लिकेशन में 1 + YZ/4, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से आ जाती। तो ये तो हमारा नीचे वाला है पाई के लिए, ऊपर वाला है उस टी के लिए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था बी की वैल्यू, तो बी क्या हमारा जेड 1 + YZ/4 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जेड 1 + YZ/4 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 3 नॉन इंडक्टिव लोड्स ऑफ 5 kW, 3 kW and 2 kW are connected in a star network between R, Y and B phases and neutral. The line voltage is 400 volt. The current in the neutral wire is nearly। तो यहाँ पे क्या है, हमको एक स्टार नेटवर्क दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से स्टार नेटवर्क दिया हुआ है। अब यहाँ पे आगे हमको क्या हुआ है, आर के अक्रॉस जो पावर दे रखी है, नॉन इंडक्टिव लोड है इसलिए ओनली रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ पे, तो इसका अक्रॉस जो पावर दे रखी है 5 kW है, इसका अक्रॉस 3 kW है, और यहाँ पे मेरी कितनी है 2 kW है। ये स्टार नेटवर्क दे रखा था, पावर यहाँ पे इस तरीके से दे रखी थी। अब इनमें से करंट यहाँ पे IR फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ IY जाएगा, यहाँ IB जाएगा,
ठीक है। लाइन वोल्टेज दे रखा है, लाइन वोल्टेज का मतलब है कि दो लाइनों के बीच में वोल्टेज दे रखा है हमको 400 वोल्ट। तो ये दो लाइनों के बीच दे रखा है, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल होता है जिसमें आई एन करंट जाएगा। अब हमको लाइन वोल्टेज दे रखा है 400 वोल्ट। अगर मेरे को फेज वोल्टेज निकालना है तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज यानी कि ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी 400/√3। ये हमारे फेज वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम आगे देखेंगे तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे न्यूट्रल करंट निकालने को पूछा कि न्यूट्रल में से कितना करंट होगा। तो यहाँ पे नोड बन रहा है, तो देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एन प्लस आई आर प्लस आई वाई प्लस आई वी इक्वल टू 0 है, सारे मिल रहे हैं इसलिए। तो न्यूट्रल करंट अगर हमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। अब हम उनको क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल करंट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर आई आर की वैल्यू निकालेंगे, आप देखोगे जो रेजिस्टिव लोड है यहाँ पे, तो पावर हमारी क्या होगी, ओनली वी आई होगी। कोस पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1। रेजिस्टिव लोड के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे आप, तो आई क्या आ जाता है यहाँ से, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो आर निकालेंगे तो पावर कितना दे रखा है 5 किलोवाट, तो 5 × 10⁻³ ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका वोल्टेज दे रखा है फेज वोल्टेज, तो 400/√3 यहाँ पे क्या आएगा आपका, फेज वोल्टेज आएगा। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 400/√3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 21.65 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, चलो बाद में देखते हैं। ये आई वाई निकालेंगे सेम हम ऐसे ही, तो आई वाई निकालने के लिए हमारा क्या जाएगा, 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 400/√3। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 12.98, ये भी एम्पियर। फिर लास्ट में चाहिए हमारा आई बी, तो आई बी निकल के आएगा हमारा 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 400/√3। तो ये हमारा निकल के आएगा 8.65 एम्पियर। अब हमारा क्या है कि बैलेंस लोड है, तो बैलेंस लोड है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इसका इस पे एंगल 0 रहेगा, सबका हम एंगल ले लेंगे। तो यहाँ पे एंगल 0 रहेगा, इसमें एंगल -120 डिग्री आ जाएगा, इसमें एंगल -240 डिग्री आ जाएगा आपका। बस अब क्या करना है, सारी वैल्यूज को हमको ऐड करना है और माइनस साइन लगाना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो न्यूट्रल करंट हमारा निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर आप ऐड करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे आई एन है आपका निकालने के लिए, तो माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा आपका, ये माइनस ऑफ, तो हमारा माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, एक तो 21.65 एंगल 0 है, प्लस 12.98 एंगल -120 डिग्री है, प्लस ये आ जाएगा हमारा आई बी की जगह क्या आ जाएगा 8.65 एंगल -240। तो जब आप इसको पूरा का पूरा सोल्व करोगे तो जो हमारा आई एन निकल के आएगा वो आएगा आपका -11.45 एंगल -19.06, कुछ इस तरीके से आपका निकल के आएगा। तो जब आप इसका मोड लेंगे, मोड ऑफ आई एन निकालेंगे, तो ये आपका आएगा 11.5 एम्पियर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग आ रहा है हमारा ऑप्शन ए की करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमें यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज ए 2-port नेटवर्क एज शोन इन द फिगर। द सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड करंट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट ऑफ द नेटवर्क। तो ये हमको क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरीके की क्वेश्चन दी हुई है। यहाँ पे जनरलाइज सर्किट हमको दिया हुआ है 2-port नेटवर्क का, जिसमें सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस है, सेंडिंग एंड करंट आई एस है, ऐसे रिसीविंग एंड में वोल्टेज वी आर है और करंट आई आर है।
अब हमसे यहाँ पे पूछा है कि सिमेट्रिसिटी की जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है। अब इसको हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें जो ये हमको दिया हुआ है, तो वी एस बाई आई एस ये हमारा रहता है, ए बी सी डी पैरामीटर का है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, ए बी सी डी, और यहाँ पे वी आर आई आर ऐसे लिखते हैं हम इसको। तो जो हमारा सिमेट्रिसिटी रहता है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो हमारा ए रहता है वो डी के इक्वल रहता है, ये रहती है हमारी सिमेट्रिसिटी वाली कंडीशन। ठीक है, ऐसे एक रेसिप्रोसिटी रहती है, तो उसमें क्या होता है हमारा ए डी माइनस बी इक्वल्स टू आपका 1 के इक्वल होता है। ये होती है हमारी किसके, रेसिप्रोसिटी वाली कंडीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा है सिमेट्रिसिटी की, तो ए इक्वल्स टू डी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन कोरोना। तो इनमें से कोरोना पे किसका इफेक्ट नहीं होता, तो लाइन का जो लेंथ रहता है, कंडक्टर लाइन की जो लेंथ रहती है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारा कोरोना पे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स रहता है इसमें हमारा बिल्कुल फर्क पड़ता है, और कंडक्टर साइज रहता है इस पर भी फर्क पड़ता है, और लाइन वोल्टेज से भी फर्क पड़ता है, लेकिन लेंथ ऑफ कंडक्टर से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरोना। देखो कोरोना से रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए, देखते हैं। इट कॉजेज रेडियो इंटरफेरेंस, तो बिल्कुल सही है कि इंटरफेरेंस होता है कोरोना के कारण। इट एटेन्यूएट्स लाइटिंग सर्जेस, तो ये बिल्कुल सही है कि जो लाइटिंग सर्जेस जो आते हैं उनको ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ना। तो ये हमारे लिए एडवांटेज भी है कि ये जो लाइटिंग सर्जेस के कारण जो ओवर वोल्टेज वगैरह जो होता है उसको ये एटेन्यूएट कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ऑप्शन 3 है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3, इट कॉजेज पावर लॉस, तो यहाँ पे पावर लॉस होते हैं, बिल्कुल सही है। फोर्थ में दिया है, इट इज मोर प्रिवेलेंट इन द मिडिल कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एम्प्लॉइंग फ्लैट कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्लैट कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐसे है तो जो मिडिल वाला कंडक्टर जो रहता है इसमें ये सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 1 2 3 4 कि सारे हमारे जो पॉइंट दिए हुए हैं सारे सही है कोरोना को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर 3 फेज 4 वायर सर्किट्स। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है कि गलत है देखना है। तो ये सही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स रहते हैं उसमें हम क्या यूज लेते हैं, 3 फेज यूज लेते हैं और 4 वायर यूज में लेते हैं। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है जिसमें 3 फेज आर वाई भी 3 फेज हो गए, फोर्थ रहता है जो न्यूट्रल होता है। अब स्टेटमेंट 2 है कि ए न्यूट्रल वायर इज नेसेसरी टू सप्लाई सिंगल फेज लोड्स ऑफ डोमेस्टिक एंड मार्जिनल कॉमर्शियल कंज्यूमर्स। अब देखो जो सिंगल फेज रहता है, सिंगल फेज के लिए क्या है, हमको एक तो फेज चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। तो इसलिए न्यूट्रल क्या होता है यहाँ पे, नेसेसरी होता है सिंगल फेज लोड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिना न्यूट्रल के तो काम ही नहीं चलेगा, फेज से आएगा और न्यूट्रल से वापस करंट जाएगा, तो न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो हम फोर्थ वायर जो यूज ले रहे हैं तो उसका यहाँ पे बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया है कि न्यूट्रल वायर हम इसलिए यूज लेते हैं ताकि सिंगल फेज लोड्स को हम सप्लाई कर सकें। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि दोनों के स्टेटमेंट सही हैं और इंडिविजुअली ट्रू हैं, और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फेजर सम ऑफ करंट्स I1 इक्वल्स टू 10 a माइनस ए स्क्वायर and I2 equals to minus J10 for two complex operations which are individually defined by a cube equals to 1 and j square equals to -1। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं a क्या चीज़ है, तो a है हमारा अल्फा के बराबर है, जो हम पढ़ते थे ना यहाँ पे 1, फिर ये अल्फा, सॉरी इसको इस तरीके से बनेगा अल्फा और ये अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा और ए की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा अल्फा क्यूब होता है या ए क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा या फिर ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या होती है, 1 एंगल 120 डिग्री होती है, यहाँ पे क्या होती है 1 एंगल 240 डिग्री होती है, ठीक है। और यहाँ पे पूरी वैल्यू 1 होती है, यह आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या करना है, फेजर का सम देना है। तो सबसे पहले तो I1 निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो I1 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये, हमको क्या दे रखा है 10 a माइनस ए स्क्वायर, बस वैल्यूज पुट करो। 10 ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 एंगल 120 डिग्री,
माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 एंगल 240 डिग्री, तो ये हमको पता चल गया। तो I1 निकल के आ जाएगा हमारा 17.32 एंगल 90 डिग्री, ये हमारा I1 निकल के आ गया। अब हमको I2 निकालना है, तो I2 तो पहले से क्वेश्चन में गिवन है, तो -j10, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 एंगल -90 डिग्री लिख सकते हैं। अब फेजर सम निकालना है, तो I1 प्लस I2 दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 17.32 एंगल 90 प्लस 10 एंगल -90 डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 7.32 एंगल 90 डिग्री। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी से हमारा मैच हो रहा है कि जो फेजर सम रहेगा वो आएगा आपका 7.32 एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस 3 फेज आर वाई बी सीक्वेंस स्टार कनेक्टेड सप्लाई सोर्स। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, सबसे पहले एक स्टार कनेक्टेड सप्लाई सोर्स है आर वाई बी सीक्वेंस में with phase voltage of 100 volt is connected to a delta connected balance load of 16 minus j12 ohm per phase है ये। तो ये क्या कर रहा है, एक डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड है, उससे ये हमारा कनेक्ट हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या है कि फेज वोल्टेज दिया हुआ है, ये न्यूट्रल है, तो फेज वोल्टेज दिया है, फेज वोल्टेज होता है हमारा फेज और न्यूट्रल के बीच में, तो ये 100 वोल्ट दिया हुआ है। अब लाइन वोल्टेज निकालना है, तो वी एल इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वी फेज होता है, तो लाइन वोल्टेज हमारा यहाँ पे कितने निकल के आएगा 100 इंटू √3, ये लाइन वोल्टेज हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू दी हुई है हमको 16 माइनस j12 ओम, यानी कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, तो आएगा हमारा 20 एंगल -36.86 ओम। अब हमको सबसे पहले फेज करंट निकालना है, तो फेज करंट निकालना है तो वी फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। तो यहाँ पे फेज वोल्टेज देखिए डेल्टा के लिए आर है, ये वाई है, ये बी है, तो फेज वोल्टेज निकालें हम, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 √3, इम्पीडेंस कितना दे रखा हमको 20। अब यहाँ पे क्या है, हमको एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब मैग्नीट्यूड में आंसर दिया है, तो डायरेक्ट हम एंगल यहाँ पे लेंगे नहीं, 20 लिख देंगे डायरेक्ट इम्पीडेंस का। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये निकल के आ रहा है 5 टाइम्स ऑफ √3 एम्पियर। तब देखिए फेज वैल्यू हमको निकल के आ जाएगी यहाँ से, और आई एल लाइन करंट जो है हम निकल लेंगे √3 टाइम्स ऑफ आई पी एस से, तो ये हो गया आपका √3 और आई फेज की वैल्यू 5√3 ये है, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 15 एम्पियर। तब देखते हैं 15 एम्पियर और 5√3 किस में है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फेज करंट जो आ रहा है वो तो है आपका 5√3 एम्पियर और लाइन करंट है 15 एम्पियर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ 300 किलोमीटर, तो यहाँ पे लेंथ दे रखी है हमको 300 किलोमीटर की लॉन्ग लाइन दे रखी है हमको, कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय लॉसलेस लाइन हैविंग ए प्रोपोगेशन कांस्टेंट दे रखा है हमको बीटा 0.00127 रेडियन पर किलोमीटर हमको ये दे रखा है। द परसेंटेज रेशियो लाइन लेंथ टू द वेव लेंथ, तो लाइन लेंथ टू द वेव लेंथ ये हमको रेशियो निकालना है परसेंटेज में। अब हमको पता है, यहाँ पे हमको पता है कि जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, बीटा इक्वल टू 2π/λ होता है, ये हमको पता है। यहाँ से अगर हम वेवलेंथ निकालें तो लैम्डा हमारा क्या जाएगा 2π/बीटा होगा। अब हमको करना क्या था, लेंथ डिवाइड बाय लैम्डा करना है, तो लेंथ हमको कितना दिया हुआ है 300 किलोमीटर दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू क्या है 2π/बीटा, और बीटा हमारा कितना दिया हुआ है 0.00127, इतना हमको ये दिया हुआ है। तो ये हमारा निकल के आ रहा है 300 इंटू 0.00127 डिवाइडेड बाय 2π, ये हमारा इतना निकल के आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इनटू में हम 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो टोटल हमारा निकल के आ जाएगा 6.06
परसेंटेज। तो 6.06 हमारा निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन डी के इक्वल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6% हमारा यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम इंटरवल नीडेड फॉर ए सर्च टू ट्रेवल द एंड ऑफ ए 600 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 600 किलोमीटर, टाइम हमसे पूछा है। अब इसमें हम बेसिक फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। हमको पता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। टाइम हमसे पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस डिस्टेंस कितना दे रखा है 600 किलोमीटर यानी 10⁻3, और स्पीड हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो अब इसको आप सोल्व करोगे, कैंसिल करोगे तो निकल के आएगा आपका 2 मिली सेकेंड आंसर। तो 2 मिली सेकेंड का टाइम इंटरवल लगेगा हमको। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन 11 kV 3-phase ट्रांसमिशन लाइन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम एंड रिएक्टेंस 4 ओम। इतना हमको दिया हुआ है। द एफिशिएंसी ऑफ द लाइन व्हेन सप्लाइंग द लोड दिया हुआ है 4 मेगावाट एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो कुछ डायग्राम ऐसे बन रहा है, यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज है, VS है, रेजिस्टेंस है एक, इंडक्टेंस है एक, ठीक है। यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, जो कि 4 मेगावाट का है, 0.8 हमको पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर गिवन है। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.5 है और इसकी वैल्यू J4 हमको गिवन है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो करंट होगा IR इक्वल्स टू IS ही होगा। रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड वोल्टेज का जो करंट है वो सेम ही होगा हमारा। अब हमको इन्होंने क्या बोला है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी के लिए हमको आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर पता होनी चाहिए। तो आउटपुट तो हमको पता है, वैसे रिसीविंग एंड से 4 मेगावाट हो जाएगी हमारी। सेंडिंग एंड की निकालनी है तो हमको क्या करेंगे, सेंडिंग एंड की पावर निकालनी है तो रिसीविंग एंड की पावर प्लस I²R लॉसेस को ऐड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें करंट निकालते हैं। अब 3 फेज की बात करिए तो 3 फेज में जो पावर होती है वो क्या हो जाएगी, √3। रिसीविंग एंड की पावर की बात करता हूँ तो √3 VL/IL cos π हो जाएगा आपका। अब यहाँ से I करंट निकालूंगा मैं, तो ये हमारा P/√3 V cos π हो जाएगा आपका, VL cos π। तो पावर हमको गिवन थी 4 मेगावाट, 4 × 10⁵ √3 इंटू वोल्टेज हमको गिवन है 11 × 10⁻3, ठीक है, केवी में है इसलिए, इंटू में और क्या हो जाएगा हमारा, cos π की जगह 0.8 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारा जो करंट आप सोल्व करके निकालोगे तो वो निकल के आएगा 262.43 एम्पियर। अब सेंडिंग एंड पावर निकाल लेंगे। रिसीविंग एंड पावर था 4 × 10⁶ मेगावाट में, प्लस यहाँ पे ये पावर जो रहेगी 3 टाइम्स रहेगी, ये जो पावर रहेगी इंटू में 3 भी आ जाएगा, 3 फेज है इसलिए 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स ऑफ I²R, आई यानी कि 262.43 का स्क्वायर इंटू R। तो R जो हमारा है रेजिस्टेंस 1.5 दे रखा है। तो सेंडिंग एंड पावर आ गया हमारा कितना, 4.309 मेगावाट आ जाएगा इसको जब आप सोल्व करेंगे। अब हमको एफिशिएंसी निकालनी है, परसेंटेज एफिशिएंसी, तो हम निकाल लेते हैं कैसे, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड पावर डिवाइड बाय सेंडिंग एंड पावर। तो रिसीविंग एंड 4 है, सेंडिंग एंड क्या आई है हमारी 4.309, परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो जब सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 92.8% आंसर आ जाएगा। तो 92.8% ऑप्शन सी से हमारा मैच कर रहा है थोड़ा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बंडल ऑफ कंडक्टर्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिंगल कंडक्टर्स द इफेक्टिव इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस विल्स। तो यहाँ पे जो बंडल कंडक्टर यूज करेंगे हम तो क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो पर फेज होता है वो हमको पता है, क्या होता है 2 × 10⁻⁻7 ln dm/ds। ऐसे ही कैपेसिटेंस का देखें तो ये होता है 2πε0εr डिवाइडेड बाय ln dm/ds। तो यहाँ पे क्या है, जब हम बंडल कंडक्टर यूज लेते हैं
तो हमारा डी एस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा अब ये डी एस इंक्रीज हो रहा है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इससे हमारा क्या पता चल रहा है, डी एस इंक्रीज हो रहा है। तो डी एस इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टेंस तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो हमको क्या पता चल रहा है कि अगर बंडल कंडक्टर हम यूज करते हैं सिंगल कंडक्टर के जगह पे, तो हमारा इफेक्टिव इंडक्टेंस रिड्यूस हो जाता है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।